पूरे सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट 11 एसेशन रीजनिंग के सवाल। आपको फिजिक्स से सिर्फ और सिर्फ एक सवाल आएगा एसेशन रीजनिंग का, और हमने इनफैक्ट चैप्टर बाय चैप्टर कर लिया है ऑलरेडी 11 सवाल हर एक चैप्टर से। तो 55 सवाल मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिए हैं। अब उनमें से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एसेशन रीजनिंग सवाल जो आपके फाइनल्स के पेपर में आपको मिल सकता है आपके क्लास 9th में, वो बताने वाला हूं। यहां पर 1 मार्क का कंफर्म करते हैं, ठीक है। तो 11 सवाल एंड तक देखना आप, पांचों के पांचों चैप्टर से हैं। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क एनर्जी एंड पावर एंड साउंड। तो बेटा बिल्कुल मिस मत करना, वीडियो के अंदर देखना। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा मैं आपका, 20 से 25 मिनट के अंदर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाऊंगा। अब आपकी जिम्मेदारी ये है कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेक श्योर करिए कि आप इस वीडियो के एंड तक देखें, और हर एक जवाब को आपको चैट में और कमेंट्स में स्पैम करके जाना है। देखते हैं कि सबसे ज्यादा स्पैम कौन करता है, ठीक है बेटा। शुरू करें, लेट्स गेट इट स्टार्टेड पीपल। तो भाई मैं अपने बारे में तो बता देता हूं। दिस इज अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट रैंक प्लस। कैसे चली बच्चों जिंदगी, कैसे हो मेरे शेरो शेनियो? लेट्स गेट इट स्टार्टेड, ठीक है। ओके, तो सबसे पहला सवाल आपके सामने आपको मिलेगा यहां पर, बहुत ही सिंपल। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू और लेस देन डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है, गलत है? मैं आपको 5 सेकंड देता हूं, जल्दी जवाब बताइए। 5 4 3 2 1, वक्त होता है खत्म। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू और लेस देन डिस्टेंस। Is that a true statement? The answer is yes, it is definitely a true statement. आपका जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो हमेशा डिस्टेंस से या तो इक्वल या तो कम होती है। क्यों होती है ऐसा? क्योंकि बेटा आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, वो हमेशा शॉर्टेस्ट होता है। तो या तो वो इक्वल होगा डिस्टेंस से, अगर मैं स्ट्रेट चल रहा हूं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। अगर मैं टेढ़ा मेढ़ा चल रहा हूं तो 2 पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका होगा डिस्प्लेसमेंट। तो टेढ़ा मेढ़ा चल रहा हूं तो डिस्टेंस तो आपका ज्यादा हो गया, लेकिन आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो आपके डिस्टेंस से छोटा हुआ ना। तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेसर देन और इक्वल टू योर डिस्टेंस। तो आपका ए होना चाहिए, दैट बोथ एसेशन रीजनिंग आर ट्रू एंड योर रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसेशन, ठीक है बेटा। तो ऐसे ही आपके आने वाले और 10 सवालों का आपको जवाब देना है। वीडियो अच्छी लगती है तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसे अमेजिंग सेशंस आपको सिर्फ और सिर्फ इस चैनल पे मिलेंगे। आपने पूरा मेरे ख्याल से स्काउट कर लिया होगा अभी, पूरा का पूरा यूट्यूब उसमें देखा होगा कि भाई सबसे ज्यादा सेशंस 9th को लेकर क्वालिटी वाले इसी चैनल पे होते हैं। आप देख लो, आप जाओ ढूंढ कर आ जाओ, ठीक, कोई इशू नहीं है। दूसरी बात, इंडिविजुअल चैप्टर वाइज मैंने सेशंस करवाए हुए हैं, तो मेक श्योर कि आप देख रहे हो उनको, ठीक है बेटा। शुरू करें, सेकंड सवाल पे जाएं। चलो अब आते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन पे, ये रहा। अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ हैज 0 डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 1 रिवोल्यूशन। डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ओनली ऑन पाथ ऑफ द मोशन। 5 4 3 2 1, वक्त होता है खत्म। आई एम होपिंग कि आपने स्पैम कर लिया हो। अब बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ हैज 0 डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 1 रिवोल्यूशन, इज दैट अ ट्रू स्टेटमेंट? द आंसर इज यस। एक ऑब्जेक्ट अगर अपने इनिशियल पोजीशन पे घूम के वापस आ जाती है तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस। अब अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम हो गए तो डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो जाएगा। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, करेक्ट, बिल्कुल बात सही। तो डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ओनली ऑन पाथ ऑफ द मोशन, ये जो बात हो गई ये गलत हो गई। क्यों? क्योंकि पहली बात जो हमने बोला अभी, रीजन क्या है कि डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना। तो वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करती है कि आपका इनिशियल पॉइंट का है, फाइनल पॉइंट का है। अगर वो दोनों सेम है तो फिर आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती। मान लो कि सर्कुलर मोशन नहीं किया हो, मान लो कि आपका ऑब्जेक्ट ऐसे 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 करके वापस यहां पर आया हो, तब भी आपका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। मान लो एक रेक्टेंगल बनाकर आया हो, तब भी आपका डिस्प्लेसमेंट 0 ही होगा। सो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया। आई एम होपिंग कि आप सबने ऑप्शन चूज किया होगा, ऑप्शन सी, ए इज टू आर इज फॉल्स। सही बात, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने ये रहा बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब बॉल थ्रोन, अब देखो, अब हमने 2 सवाल कर लिए मोशन के, तो मोशन चैप्टर खत्म। अभी हम करने वाले हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। अब बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एक्सपीरियंसेस 0 फोर्स एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। एट द हाईएस्ट पॉइंट द बॉल मोमेंटली कम्स टू रेस्ट। क्या जवाब है बेटा? 5 4 3 2 1, हड़प्पा, क्या जवाब होगा? अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एक्सपीरियंसेस 0 फोर्स एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। क्या स्टेटमेंट सही है? जल्दी बताओ। नहीं, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट को अगर मैं ऊपर फेंकता हूं तो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या उसके ऊपर फोर्स 0 होता है? नहीं। अगर फोर्स 0 होता तो ये ऑब्जेक्ट वापस नीचे क्यों आती?
इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा एक्ट करती है, चाहे वो टॉप पे हो या बॉटम पे हो, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज देयर। तो बेटा इसका जवाब हो गया फॉल्स। तो रीजन को ट्रू होना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होगा आपके पास यहां पर लिखा होगा assertion रीजन बोथ आर फॉल्स, ऐसा लिखा है तब रीजन पढ़ लेना, नहीं तो फिर सीधा आंख बंद करके जाके लिख देना assertion इज फॉल्स so रीजन मस्ट बी ट्रू। अब रीजन पढ़ के देख लो। एट हाईएस्ट पॉइंट द बॉल मोमेंटली कम्स टू रेस्ट, यस ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है, रेस्ट पे आता है, वापस आता है। भाई रेस्ट पे आए बिना वापस कैसे आएगा? गाड़ी अगर स्ट्रेट जा रही है, रिवर्स आने के लिए उसको रुकना पड़ेगा, तभी वापस रिवर्स आएगी वो, है ना, वरना जाते रहेगा तो कैसे रुके बिना कैसे वापस आएगा? गॉट दैट पॉइंट? तो ये हो गया आपका ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट सवाल भी आपको फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से आएगी। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन द सेम बॉडी, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट। 5 4 3 2 1 वक्त हो गया खत्म। व्हाट इज द आंसर? कि भाई एक्शन रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन द सेम बॉडी, यहीं पे आपका जवाब फॉल्स हो चुका है। दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। एक्शन रिएक्शन पेयर्स आर ऑलवेज एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। आप जब चलते हो, चलते वक्त पैर से जमीन को धक्का मारते हो और जमीन आपको धक्का मारते हैं, इसलिए फिर आप आगे बढ़ पाते हो। अगर सेम इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस आपके एक ही ऑब्जेक्ट पे रखते तो नेट फोर्स जीरो हो जाता, ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आती, है ना। जैसे मान लो कि अगर मैं इस पेन को दोनों साइड से खींच रहा हूं सेम फोर्स से, तो सेम ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रही है, ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है नहीं, करेक्ट है। लेकिन चलते वक्त क्या होता है, पैर जमीन को धक्का मारता है और जमीन पैर को धक्का मारता है, और जमीन नहीं हिल सकता तो फिर आपकी बॉडी हिलने लग जाती है सामने की तरफ, ठीक है। सो दैट इज योर थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन एंड बोथ द फोर्सेस एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स है, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है। क्यों? एक्शन रिएक्शंस आर इक्वल एंड ऑपोजिट, दैट इज सो ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट सवाल बच्चों आपके सामने दिख रहा होगा, ये भी फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से, प्लीज ध्यान से बताइए। द ग्रेटर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट द ग्रेटर इज इट्स इनर्शिया, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। कौन सा स्टेटमेंट सही है? 5, क्या दोनों सही है? 4 3 2 1 बोलो बल्ले बल्ले। क्या ऑप्शन बेटा? The greater the mass of an object, the greater is its inertia. Is that a true statement? The answer to that question is yes. It is a true statement. आपका inertia सिर्फ और सिर्फ मास पे डिपेंड करता है, एक ऑब्जेक्ट किसी और पे नहीं। एक साइकिल को धक्का मारना बहुत आसान है, बाइक को उतना ही डिफिकल्ट है, कार को उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट है, बस तो फिर आप छोड़ ही दो, है ना। तो जैसे जैसे मास बढ़ती जाएगी उनका इनर्शिया वैसे ही बढ़ता जाएगा। इनर्शिया क्या होता है? द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंज इन मोशन, यानी कि भाई मैं जिस मोशन में हूं उसी मोशन में रहना चाहता हूं, रेस्ट पे तो रेस्ट पे, मोशन में तो मोशन में, वो होती है इनर्शिया। तो जितना ज्यादा मास होगा मेरा इनर्शिया बदलने में, यानी कि मेरा जो स्टेट ऑफ मोशन उसको बदलने में, उतना ही आपकी डिफिकल्टी होगी, ठीक है। दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी, दैट इज आल्सो ट्रू स्टेटमेंट। और मैंने अभी बताया, ये जो मैंने रीजन बताया वही यहां पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया पीपल। तो मोशन एंड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन दोनों चैप्टर खत्म होते हैं। अभी हम करने वाले हैं ग्रेविटेशन चैप्टर, तो सबका ध्यान यहां पर। Acceleration due to gravity is the same for all objects irrespective of their masses. Gravitational force depends on the mass of the object. 5 4 3 2 1. Acceleration due to gravity is the same for all objects irrespective of their masses. Is that statement true? Formula देख लेते हैं। Acceleration due to gravity का formula है कैपिटल G कैपिटल अपॉन R स्क्वायर। ये आपके acceleration due to gravity का formula है। इसमें आप देखोगे स्मॉल m नहीं है, हालांकि आपके ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मूला में, अगर आप देखोगे ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मूला में ये होगा कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R स्क्वायर। तो कैपिटल G यानी कि मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मूला में छोटा m है, यानी कि ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट गिर रही है या तो जो ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स है, छोटा मास, उस मास पे डिपेंड करता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, लेकिन पहला स्टेटमेंट भी सही है। क्यों? क्योंकि पहले स्टेटमेंट आप देखोगे वो डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि छोटा m यहां इस फॉर्मूला में है ही नहीं। तो यस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मासेस, मासेस पे डिपेंड ही नहीं करता। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, लेकिन क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप है? नहीं यार, ये इस फॉर्मूला की बात कर रहा है, ये इस फॉर्मूला की बात कर रहा है। रिलेशनशिप क्या होना चाहिए था? लिखा क्या होना चाहिए था रीजन में कि क्यों भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्यों डिपेंड करती है? क्योंकि उसके फॉर्मूला में है ही नहीं वो। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द स्मॉलर ऑब्जेक्ट, ऐसा लिखा होना चाहिए था रीजन में, लिखा नहीं, ठीक है। तो बोथ A एंड R आर ट्रू बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऐसे जवाब आपका ऑप्शन बी बन जाता है। सेकंड सवाल आपका ग्रेविटेशन से बहुत ही प्यारा, ध्यान देना। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द सेम ऑन द अर्थ एंड मून, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज डिफरेंट ऑन द अर्थ एंड मून। बल्ले बल्ले, 5 4 3 2 1 वीडियो हो गया खत्म।
क्या बात है भाई, टॉपिक ग्रेविटी, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द सेम ऑन द अर्थ एंड मून। द जवाब इज फॉल्स। व्हाई इज द जवाब फॉल्स? बिकॉज मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेम, weight is not. Why is not? Because weight is equal to mass into acceleration due to gravity. Mass can be dependent upon, mass is not dependent upon anything. It is completely independent. It is the amount of matter inside your object. तो ये constant हो सकती है, but acceleration due to gravity कभी भी constant नहीं हो सकती किसी भी चीज की। क्यों? क्योंकि भाई ये जो g की वैल्यू है, इसका फॉर्मूला अभी हमने लिखा था, g is equal to capital G capital upon r square। तो भाई आपके मून का मास अर्थ का मास अलग है, आपके मून का रेडियस अर्थ का रेडियस अलग है, तो g की वैल्यू दोनों के लिए अलग होगी। तो g अलग है तो वेट भी अलग होगा। सो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट सेम। तो false statement, this has to be true, this has to be true. Gravitational acceleration is different on the earth and moon. Yes, it is true. Gravitational acceleration, it is different. So assertion is false, reason is true. तो इसी के साथ आपका जो gravitation chapter assertion reasoning इसी के साथ खत्म होता है। तो अब तक बच्चों अगर आपको मजा आ जा रहा है तो make sure to hit the like button, share this video and subscribe to the channel right away, क्योंकि मुझे देखने को मिला कि यार 70% बच्चे जो इस चैनल को देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते। कितने बुरे हो आप लोग। मजाक कर रहा हूं, बट मेक श्योर टू सब्सक्राइब गाइस, है ना। आपको मेहनत दिख रही है तो सब्सक्राइब करो, बिकॉज इट्स एब्सोल्युटली फ्री फॉर यू, है ना। एंड वी आर गिविंग आवर बेस्ट एवरी सिंगल डे फॉर यू गाइस। तो आपको बस सब्सक्राइब करना होता है एंड टर्न ऑन ऑल द नोटिफिकेशन सो दैट यू डोंट मिस आउट एनी ऑफ द इंपॉर्टेंट अपडेट्स। अपडेट्स आप हमारे टेलीग्राम से भी ले सकते हो, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आपको नोट्स भी मिल जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करने वाले हैं वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर की, बहुत इंपॉर्टेंट। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस विद वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। आई थिंक ये दोनों बहुत स्टेटमेंट आसान थे, मुझे आपको वक्त भी देने की जरूरत नहीं होगी। हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और v स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ये हम समझ चुके हैं। तो बोथ a and r आर ट्रू एंड r इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बिल्कुल सिंपल सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज नेगेटिव where an object is lifted upward. The direction of gravitational force is opposite to the displacement. 5 4 3 2 1। बल्ले बल्ले, बिल्कुल सही स्टेटमेंट। इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। व्हाई? एक ऑब्जेक्ट को अगर आप ऊपर की तरफ उठाओगे, ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे की तरफ है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, वर्क डन मस्ट बी नेगेटिव। व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस, द वर्क डन इज नेगेटिव, सो द स्टेटमेंट इज करेक्ट। और लिखा गया है द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, दैट्स व्हाई इट इज नेगेटिव। बिल्कुल सही स्टेटमेंट। दो बोथ आर ट्रू एंड बोथ आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. Perfectly awesome. Next question on your screen is from the sound chapter. This is the last question for today people, क्योंकि 11वां सवाल as always आपके लिए होमवर्क होगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर एवरीबॉडी जिन्होंने इस पूरे सीरीज को इतना हिट बनाया। थैंक यू सो मच फॉर दैट बेटा। Humans can hear infrasonic sound. Infrasonic sounds have frequencies below 20 Hz. क्या स्टेटमेंट सही है गलत है जल्दी बताइए। Humans can hear infrasonic sound. Infrasonic sounds have frequencies below 20 Hz. 5 4 3 2 1 वक्त होता है खत्म। Humans can hear infrasonic sound. Is that a true statement? The answer is no. It is not a true statement. It's a false statement. Humans can hear audible range of hearings from 20,000 Hz to 20 Hz to 20,000 Hz. Infrasonic sound is below 20 Hz, so we cannot hear that. Infrasonic sounds have frequencies below 20 Hz. That's a statement which is true, but your first statement is false. So assertion is false and reason is true. Option D is the correct answer. Moving to the last and the final question, which you are supposed to do as a homework, और इसका जवाब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में स्पैम करके बताना है, मिस मत कर देना। तो बच्चों अब तक ये सीरीज अच्छी लगी है और आपने सपोर्ट किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ऐसा ही कोई और सीरीज है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अभिषेक सर और आपकी पूरी टीम आपके लिए वो लेकर आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, रियली मीन्स अ लॉट। अंटिल मीट द नेक्स्ट टाइम, दिस अभिषेक साइनिंग ऑफ। पीस पीपल, फोड़ते रहिए।